हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। कैसे हैं आप सब। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स 2011 का जो पेपर था वो 2016 में हुआ था। तो यही वो पेपर है जिसका पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी चाहते हैं, मतलब किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स के फॉरफीचर पे शेयर कैपिटल अकाउंट इज अंश हरण की दशा में अंश पूंजी खाता ए क्रेडिटेड, बी डेबिटेड, सी बोथ ऑफ द अबव या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी डेबिटेड। देखते हैं क्यों है ये बी। इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री याद करनी पड़ेगी, वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए देखते हैं क्या है इसका मतलब। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये शेयर कैपिटल मैंने लिखा है। तो शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये जो पूरी एंट्री मैंने यहाँ पर लिखी है ये एंट्री तब बनाई जाती है जब आपका शेयर फॉरफीट होते हैं। यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल को क्या करा हुआ है, डेबिट किया हुआ है। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और इसमें जो अमाउंट लिखते हैं वो लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। क्रेडिट किया हुआ है टू शेयर फॉरफीचर, और शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो रिसीव्ड हो चुकी है। मान लीजिए कंपनी ने कॉल किए हैं फाइनल कॉल तक के पैसे, लेकिन उसमें क्या किया कि उसने एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो शेयर फॉरफीचर में आपको कितना पैसा मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो शेयर फॉरफीचर में सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट आएगी। तो टू शेयर अलॉटमेंट मतलब जो चीज़ें आपको नहीं मिली है। मान लीजिए अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है तो आप इसको नहीं लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो आप टू शेयर अलॉटमेंट भी करेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी करेंगे अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला है। तो ये होती है जर्नल एंट्री। तो इसमें आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिटेड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी डेबिटेड। नेक्स्ट चलते हैं इन केस ऑफ शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर के केस में द शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम क्रेडिटेड करते हैं। अंश हरण की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। तो खाता जो होता है अंश हरण, उसे तो हम क्रेडिट करते हैं, ये चीज़ तो पता है, लेकिन हम उसे किस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन है ए रिसीव्ड मनी, बी प्रीमियम वैल्यू, सी पार वैल्यू या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ए रिसीव्ड मनी, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में वही अमाउंट डाली जाती है जो मिल चुकी है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये मांगे, 10 रुपये में 5 ही मिले, तो ये जो 5 हैं ये कहाँ जाएंगे, शेयर फॉरफीचर में जाएंगे, और जो 5 नहीं मिले हैं वो नहीं लेंगे। जितना रिसीव्ड हुआ है, जितना मिल चुका है, सिर्फ वो जाता है शेयर फॉरफीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंपनी एक्ट को कब इनेक्ट किया गया। तो कंपनी एक्ट को इनेक्ट किया गया 1956 में, फिर 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और अब अमेंडमेंट करके जो 2013 वाला है वही चलता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, 2013 वाले के प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स से आपने क्या किया, कोई डाटा लिया। तो इकोनॉमिक टाइम्स से द्वारा प्राप्त समंक है। तो देखते हैं ये क्या है। पहला है ऑप्शन प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी बोथ या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी सेकेंडरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, मतलब खुद जाता है ओरिजिनल सोर्स के पास, मतलब जहाँ से उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल पाएगी, जिससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। तो इन्वेस्टिगेटर उसके पास डायरेक्टली अप्रोच करता है और उससे डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद सोर्स के पास नहीं जाता है, बल्कि किसी और ने उस डेटा को कलेक्ट करके रखा होता है अपने पर्पस के लिए, तो वो जाता है उस एजेंसी के पास या उस इंस्टीट्यूशन के पास
और उसे डेटा लेकर आता है और अपने पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो ये होता है सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा होता है वो हमारा फर्स्ट हैंड डाटा होता है, क्योंकि इसे पहली बार कलेक्ट किया गया है। तो सेकेंडरी डाटा जो होता है वो तो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट हैंड डेटा नहीं होता है। इसका राइट आंसर है बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी डेटा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। यहाँ पर प्राइमरी डेटा को कंपेयर करके सेकेंडरी डाटा से बताना है। प्राथमिक समंक द्वितीय समंक की तुलना में, तो प्राथमिक जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा की तुलना में, ऑप्शन है ए लेस रिलायबल, कम विश्वसनीय है, बी मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय है, सी इक्वली रिलायबल, बराबर में विश्वसनीय है, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोर रिलायबल। जो प्राइमरी डाटा होता है वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, ये सेकेंडरी डेटा के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, और जब कोई भी खुद कलेक्ट कर रहा है तो फिर इसमें क्या होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। कोई भी काम अगर आप खुद कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे से आप डेटा ले आए तो क्या पता उसमें पक्षपात हो, बायसनेस हो, तो इस वजह से तो डाटा जो होता है सेकेंडरी डाटा वो कम रिलायबल होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसे खुद नहीं कलेक्ट करता है बल्कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है उससे लेता है। तो इस वजह से जो प्राइमरी डाटा होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसे खुद कलेक्ट करता है, अपने एफर्ट से कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ में एक अवर्जी श्रेणी में क्या होता है? ऑप्शन है ए अपर लिमिट इज़ एक्सक्लूडेड, बी लोअर लिमिट इज़ एक्सक्लूडेड, सी बोथ आर कंसीडर्ड, डी बोथ लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। तो इसके बारे में हमें पहले बात करनी पड़ेगी एक्सक्लूसिव सीरीज़ के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज़। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब इस सीरीज़ में ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है ये किस सीरीज़ का एग्ज़ाम्पल है? तो ये है एक्सक्लूसिव सीरीज़ का एग्ज़ाम्पल, जिसमें जो अपर लिमिट होती है वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा है 0 to 5, तो 0 to 5 में जो 5 है वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा, 5 to 10 वाले में आएगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, बल्कि वो नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होती है। तो अब ये 10 है जो अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल की, वो 5 to 10 में नहीं आएगी, वो किस में आएगी, 10 to 15 में। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि उसे हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या है, अपर लिमिट इज़ एक्सक्लूडेड। ए ऑप्शन इज़ राइट, अपर लिमिट इज़ एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में, तो इंक्लूसिव सीरीज़ जैसे कैसे होती है, देखिए 0 to 4, 4 to 9 मान लीजिए, ठीक है, 0 to 4, 4 to 8 लिख लीजिए। जैसे मैंने ये लिया तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है, एक मिनट, 0 to 4, 5 to 9 लिख लीजिए। तो 0 to 4 और 5 to 9 में ये एग्ज़ाम्पल है इंक्लूसिव सीरीज़ के, जिसमें जो लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट हो गई ये दोनों इसी क्लास इंटरवल में आएंगे, नेक्स्ट वाले में नहीं आएंगे। जैसे 0 to 4 है तो ये किस में आएंगे, 0 इसी क्लास इंटरवल में आएगा और 4 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा। तो ये होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, जिसमें लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट भी इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट है वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है तो अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या शुरू होता है, तो जब अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो स्टार्ट होता है ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग जो है वो लैटिन वर्ड ऑडिरे से आया है, जिसका मतलब होता है सुनना। तो ऑडिटिंग में क्या होता है कि पूरे जो अकाउंट्स बने हैं आपके उसको वेरीफाई करना, उसको एरर्स लोकेट करना, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं या नहीं। तो बेसिकली ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिट करना अकाउंट्स की। और ऑडिटिंग के लिए कौन पर्सन होता है, ऑडिटिंग के लिए होता है ऑडिटर। जैसे कि एक अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट होता है, वैसे ऑडिटिंग के लिए कौन होता है, ऑडिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट इज़, वसूली खाता होता है। तो वसूली खाता कैसा होता है,
ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो उसमें एक और अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो भी कैसा अकाउंट होता है, वो भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन दोनों ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बनता है, मतलब जो पार्टनरशिप पूरी डिसोल्यूट हो चुकी है तब बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है या फिर उसकी डेथ होती है या तो रिटायरमेंट होता है, तब बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है कि एसेट्स की या लायबिलिटीज़ क्या बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो डिस्क्लोज़ करनी चाहिए सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। तो ऑप्शन है ए मटेरियलिटी कंसेप्ट, बी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट या डी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो अपने आप में पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होना चाहिए जो हिडन हो। तो पूरा डिस्क्लोजर करने का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सारी आवश्यक सूचनाएं जो होनी चाहिए वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज़, भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो एसबीआई का पुराना नाम ध्यान रखना है, वो क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसे थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को कब, देखिए पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में इसे चेंज करके एसबीआई कर दिया गया। और ये कब हुआ, 1 जुलाई 1955 को। और आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। तो ये थी एसबीआई के बारे में इम्पॉर्टेंट बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैडली अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। कौन इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब गुड्स के जो प्राइजेज़ हैं, किसी भी चीज़ के जो प्राइजेज़ हैं वो क्या होने लगते हैं, राइज़ होने लगते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज़ इन प्राइजेज़ ऑफ गुड्स। इसी की एक विपरीत स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस में कमी आने लगती है। रिडक्शन इन द प्राइजेज़ ऑफ गुड्स इज़ नोन एज डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जब होता है तो आपकी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है परचेजिंग पावर। जैसे मान लीजिए आप एक हफ़्ते पहले मार्केट गए और तब आप 40 रुपये के लाए 2 किलो सेब, ठीक है। आप एक हफ़्ते पहले बाज़ार गए और वहाँ पे तब आप 40 रुपीज़ के 2 किलो सेब लेकर आए। लेकिन अगर आप मान लीजिए आज प्रेजेंट सिचुएशन में गए, मतलब आज प्रेजेंटली गए, तो आपने क्या देखा कि 40 रुपये में आप 1.5 किलो सेब ला पाए। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो पहले के मुकाबले कम हो गई है। और क्यों हुई है, क्योंकि प्राइस राइज हो चुके हैं। तो इन्फ्लेशन क्या इफ़ेक्ट करता है, आपके क्रय शक्ति को इफ़ेक्ट करता है, आपकी खरीदने की क्षमता को इफ़ेक्ट करता है। तो इससे कौन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होंगे वो लोअर क्लास वाले ही अफेक्ट होंगे, क्योंकि हायर क्लास डॉक्टर्स, इन्वेस्टर्स, इन सब पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि लोअर क्लास वाले पे पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है राइट डी वाला। मैनेजमेंट में भी एज्यूम्ड एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह क्यों एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन है ए इट इज़ अ साइंस, ऑप्शन बी है इट इज़ एन आर्ट, ऑप्शन सी है इट इज़ पर्पसफुल, ऑप्शन डी है इट कैन बी रिसीव्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर है डी, इट कैन बी रिसीव्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पहले क्या माना जाता था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, मतलब वो जन्म लेते हैं, जन्म से ही होते हैं।
लेकिन अब क्या है, मैनेजर जो होते हैं वो जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि वो बनाए भी जा सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि MBA है, तो MBA में बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन को स्किल दी जाती है, मतलब उसे मैनेजर्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप करवाने की, उसमें एक मैनेजरियल क्वालिटीज़ को डेवलप कराने की जो होती है वो कोशिश रहती है। तरह तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं टैकल करने के लिए कि कैसे वो टैकल करेगा, तो ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसे। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो कैसे सीख रहा है, एजुकेशन से के थ्रू ही सीख रहा है और ट्रेनिंग के थ्रू ही सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइज़र इज सेड टू दोज पर्सन। अच्छा, सुपरवाइज़र मतलब जो किसी चीज़ को क्या करता हो, सुपरवाइज करता हो। तो सुपरवाइज़र कौन से पर्सन होंगे? हु असाइन द वर्क टू एम्प्लॉयज़, येस, वो अपने एम्प्लॉयज़ को काम दे सकता है। हु गिव द डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़, हाँ, वो डायरेक्शन दिशा निर्देश भी दे सकता है। हु सी द क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, येस, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी चेक कर सकता है। या डी, ऑल ऑफ द एबव। तो डी सभी काम क्या है, ये सुपरवाइज़र के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज़ यूज्ड। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट मतलब विदेशी बैंक ड्राफ्ट। तो विदेशी आ गया है वर्ड यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल किस में होगा, इन अ फॉरेन ट्रेड। तो इसका यूज़ किस में होगा, फॉरेन ट्रेड में। तो ऐसे भी आप ध्यान रख कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ द पोजीशन ऑफ अ सर्टेन डेट। इनमें से कौन सा आपको पोजीशन शो करेगा? पोजीशन कैसी? फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति जो है वो कौन दर्शाएगा? तो एक निश्चित तिथि की स्थिति को कौन दर्शाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, BPL अकाउंट, सी ट्रायल बैलेंस या डी बैलेंस शीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बैलेंस शीट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करना। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल सके। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसके पीछे का मकसद क्या है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल सके। पर बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी को किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है, इफ़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैव बीन शोन इन ट्रायल बैलेंस। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं की है। मतलब कि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी देना बाकी है, आपको अभी क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, अगर इसे एडजस्टमेंट में दिया गया, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा है, मान लीजिए लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹500, 500 रुपये रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो आप इसे कैसे दिखाओगे? सबसे पहले आप PL अकाउंट में दिखाओगे। PL अकाउंट में आप लिखोगे रेंट, मान लीजिए रेंट दिया है 1000 रुपये। तब आप इसमें क्या जोड़ दोगे? आउटस्टैंडिंग वाला जोड़ दिया, तो बाहर कितना लिखा? 1500 रुपये। तो ये आप पहले PL में दिखाओगे, जब आपका ये कहाँ पर दिया है? एडजस्टमेंट में दिया है। फिर इसके बाद आप कहाँ पर दिखाओगे? बैलेंस शीट में दिखाओगे। बैलेंस शीट में आप कहाँ पर दिखाओगे? बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे। कैसे लिखकर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखकर, और कितना डालोगे? 500 रुपये। लेकिन अगर आपका ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, सपोज़ अगर ये आपका किस में लिखा है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आप इसे सिर्फ कहाँ पर दिखाओगे? लाइबिलिटी साइड में ही दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500 रुपये। तो ये होता है तरीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये आप कहाँ पे दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और अगर ऐसे ही प्रीपेड रेंट है, मान लीजिए आपके ट्रायल बैलेंस में लिखा है प्रीपेड, का मतलब हो गया कि वो सर्विस जो आप फ्यूचर में अवेल करोगे लेकिन आपने उसकी पेमेंट पहले ही कर दी है। तो प्रीपेड रेंट का मतलब, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब कि वो एक्सपेंस आपको अभी देना नहीं था लेकिन आपने उसकी पेमेंट जो है वो पहले से ही दे दी है, सर्विस आप बाद में अवेल करोगे। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो आप इसे कहाँ पे शो करोगे? अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, अगर प्रीपेड है तो वो आप कहाँ दिखाओगे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज शोन इन बैलेंस शीट। कौन सी एसेट आप बैलेंस शीट में दिखाओगे? तो आप ये दोनों ही दिखाओगे, रियल एसेट एंड आर्टिफिशियल एसेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स विच आर परचेज्ड टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस। ऐसी एसेट जिसे आपने ख़रीदा है प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बिज़नेस की, उसे बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि बेचने के लिए। तो ऐसी एसेट को क्या कहते हैं? ऐसी एसेट को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। जैसे लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, ये सब क्या है? ये सब फिक्स्ड एसेट्स के ही एग्जाम्पल हैं। फॉर मेजरिंग डिस्पर्जन, अगर आपको डिस्पर्जन मेजर करना है तो सबसे आइडियल मेथड कौन सा है? तो सबसे आइडियल मेथड जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? क्योंकि हर एक मेथड में कोई ना कोई कमी है। मीन डेविएशन प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर देता है, सबसे बड़ी कमी है मीन डेविएशन की ये। और रेंज तो अपने आप में ही फ्रिक्वेंसीज़ को इग्नोर कर देता है, तो हर एक में कुछ ना कमी है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द बेस्ट। तो इसलिए इसे हम क्या मानेंगे? आइडियल मेथड मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना और सुपरविजन करना, ये किसका काम है? तो ये काम है सी, लो लेवल मैनेजमेंट का। क्या किसी एम्प्लॉय को देखने के लिए सीईओ आएगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे? नो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो इसमें वैसे ही नहीं आ सकता। मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो डिपार्टमेंट्स में, अपने ब्रांचेस में का काम देखेंगे। तो लो लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करने का काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।